हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मेरा नाम है प्रभाकर और आज हम डिस्कस करेंगे 21 अगस्त 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आपको ध्यान से सुनना है इस लेक्चर को, क्योंकि इसके एंड में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, रोज की तरह डिस्कस करते हैं आज का मोटिवेशन। तो आज का मोटिवेशन है, इससे पहले आपके सपने सच हों, आपको सपने देखने शुरू करने होंगे। तो ये लाइनें हैं मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। तो उनका कहना है कि अगर आपको सपने सच करने हैं तो उसके पहले आपको सपने देखने शुरू करने होंगे। तो दोस्तों, आज का टारगेट है इस लेक्चर का 200 लाइक का। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आप हमें खबरी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, यानी स्टडीकर को आप खबरी ऐप पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिलेंगे जिनका फायदा आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। इसके अलावा अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स खरीदना चाहते हैं तो उसको जरूर खरीदें, बहुत ही कम कीमत है दोस्तों। अगर आप ये कोर्स खरीदते हैं तो आपकी जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन होंगी वो आपको दूर कर दी जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश को किस स्टेट के एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ये नियुक्त किया गया है केरल स्टेट के, यानी पीआर श्रीजेश को केरल स्टेट के एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों, पीआर श्रीजेश के बारे में बात करें तो ये भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं और ये भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। तो हाल ही में केरला स्टेट ने उन्हें एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नॉमिनेट किया है। दोस्तों, अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 संपन्न हुए हैं और उसमें भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। और दोस्तों, उसमें श्रीजेश की जो भूमिका थी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि उन्होंने विरोधी टीम के गोल रोकने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एडवेंचर ट्रैवल क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। तो इसको हम साहसिक पर्यटन भी कहते हैं। यह एक प्रकार का पर्यटन होता है जिसमें यात्री पर्वतारोहण करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, राफ्टिंग करते हैं और रॉक क्लाइंबिंग करते हैं। यानी जो एडवेंचर ट्रैवल है, इसमें जो यात्री होते हैं वो क्या काम करते हैं? पर्वतारोहण रोहण करते हैं। इसके अलावा ट्रैकिंग का काम करते हैं, राफ्टिंग का भी काम करते हैं। तो ये कहलाती है एडवेंचर ट्रैवल। दोस्तों, अब हम पीआर श्रीजेश के बारे में जान लेते हैं। उनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पीआर श्रीजेश केरल के एर्नाकुलम के रहने वाले हैं। जो एर्नाकुलम वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के वो रहने वाले हैं। वह उत्तर प्रदेश विजार्ड के लिए हॉकी इंडिया लीग में खेलते हैं। जो हॉकी इंडिया लीग होती है उसमें वो उत्तर प्रदेश विजार्ड की टीम से खेलते हैं। दोस्तों, श्रीजेश ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में टीम की कांस्य पदक की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी जो टीम ने कांस्य पदक जीता है उसमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साल 2015 के दौरान पीआर श्रीजेश को हॉकी में उनके योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद उन्हें साल 2017 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों, पद्मश्री जो है भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो उन्हें चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है 2017 में। बात आई है केरल की, तो केरल के चीफ मिनिस्टर हैं कौन? पिनाराई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में भारत की तरफ से किसने 5वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो दोस्तों, हाल ही में ब्रिक्स के जो उद्योग मंत्री हैं उनकी बैठक हुई है। तो उसमें अध्यक्षता किसने की है? तो वो अध्यक्षता की है पीयूष गोयल ने। दोस्तों, ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक 2030 के सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता के साथ संपन्न हुई है। यानी 2030 तक का जो लक्ष्य रखा गया है ब्रिक्स देशों के द्वारा, उसके लिए चर्चा की गई है कि उसके लिए सतत विकास कैसे किया जाए और उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए। दोस्तों, पीयूष गोयल कौन है? अभी हाल ही में मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल हैं और इसके अलावा ये राज्यसभा में सदन के नेता भी हैं। तो अभी ये मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल है, इसलिए इन्होंने भारत की तरफ से अध्यक्षता की है ब्रिक्स देशों की। दोस्तों, अब हम ब्रिक्स की बात कर लेते हैं। तो ब्रिक्स 5 देशों का एक ग्रुप है और इसे पहले ब्रिक कहा जाता था, लेकिन जब 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया तो फिर इसका नाम हो गया दोस्तों ब्रिक्स। पहले ये ब्रिक कहलाता था, यानी BRIC, फिर इसमें साउथ अफ्रीका जोड़ा लास्ट में, तो फिर क्या हो गया? ब्रिक्स, यानी BRICS। दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी साल 2006 में, लेकिन इसका पहला समिट हुआ था 2009 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है दोस्तों, इसका मुख्यालय है संघाई, चीन में। ध्यान से सुनिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है संघाई, चीन में। और ब्रिक्स के सदस्य देश कौन कौन से हैं? ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन से देश शामिल हैं ब्रिक्स में? तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन हुआ था जून 2009 में और ये कहाँ हुआ था? रूस के एकातेनबर्ग में।
2020 में ब्रिक्स सम्मेलन के 12वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश किस देश ने की है? तो ये की है रूस ने। यानी 2020 में जो ब्रिक्स का समिट हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रूस ने की थी। और यह 12वां संस्करण था और 13वें संस्करण की जो अध्यक्षता कर रहा है वो इंडिया कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्रिक्स देशों की जो जनसंख्या है वो पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 40% है। यानी ब्रिक्स देशों में जो 5 देश शामिल हैं उसमें दुनिया की 40% आबादी निवास करती है। ब्रिक्स देशों का एक बैंक है दोस्तों, तो उस बैंक को कहा जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। कौन सा बैंक? न्यू डेवलप बैंक। तो इसका न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना है वो हुई थी 15 जुलाई 2014 को और इसका हेडक्वार्टर है संघाई, चाइना में। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव बने हैं अपूर्व चंद्र। पूर्व IAS अधिकारी हैं कौन? अपूर्व चंद्र। तो उन्हें हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। दोस्तों महाराष्ट्र कैडर के हैं ये अपूर्व चंद्र और 1988 बैच के अधिकारी हैं। अब सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है हाल ही में? तो दोस्तों हमारे देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। इसके अलावा अनुराग ठाकुर की बात करें तो ये हमारे देश के खेल मंत्री भी हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं हाल ही में हुई कुछ नियुक्तियों की। जैसे पहली नियुक्ति है दोस्तों, एमवे इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मीराबाई चानू को नियुक्त किया गया है। मीराबाई चानू जो है इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर सिल्वर मेडल जीता है दोस्तों वेट लिफ्टिंग में। तो इन्हें एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फिर है NPPA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कमलेश कुमार पंत बने हैं। और फिर है दोस्तों कैसीफाई के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये एक्टर राजकुमार राव को नियुक्त किया गया है। मोटो जीपे के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जॉन इब्राहिम बने हैं। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर धृति बनर्जी को जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का निदेशक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा LIC के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मिनी आईपे को LIC के MD के रूप में नियुक्त किया गया है। और हाल ही में लेखा महानियंत्रक कौन नियुक्त हुए हैं? तो दीपक दास नियुक्त हुए हैं। और भारत बिल पे के CEO कौन बने हैं? नुपुर चतुर्वेदी। तो दोस्तों ये थी कुछ हाल ही में हुई नियुक्तियां, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विश्व मानवतावादी दिवस 2021 कब मनाया गया? तो दोस्तों विश्व मानवतावादी दिवस 2021 मनाया गया है 19 अगस्त को। दोस्तों विश्व मानवतावादी दिवस हर साल 19 अगस्त को मानवीय कर्मियों और उन श्रमिकों की श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई या अपनी जान जोखिम में डाली। यानी ऐसे लोगों को याद किया जाता है दोस्तों जिन्होंने मानवता के लिए अपनी जान को गंवा दिया या जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। 2021 में 12वां विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया है और इसकी 2021 की थीम थी द ह्यूमन रेस। ध्यान से सुनिएगा, इसकी जो 2021 की थीम थी वो क्या थी? द ह्यूमन रेस। हाल ही में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 9 अगस्त को। इसके अलावा विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है? 10 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे मनाया गया है 12 अगस्त को। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया है? 16 अगस्त को। फिर है दोस्तों विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? यानी वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया गया है? 13 अगस्त को। तो ये थे जुलाई माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस, तो इनको भी आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच आपदा प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन यानी MOU को मंजूरी दी है? तो दोस्तों आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किस देश के साथ भारत का समझौता हुआ है? तो ये हुआ है बांग्लादेश के साथ। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार का गृह मंत्रालय और बांग्लादेश के बीच आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक समझौता हुआ है। इस समझौते के अनुसार दोनों देश आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। यानी अगर कोई भी आपदा प्रबंधन का क्षेत्र होगा तो उसमें भारत बांग्लादेश की मदद करेगा और बांग्लादेश भारत की मदद करेगा। दोस्तों अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की। तो इसका गठन हुआ था 2005 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसमें जो इसकी जो समिति होती है इसमें अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं।
दोस्तों इसका काम क्या होता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। तो इसका काम होता है प्राकृतिक आपदाओं या मानव निर्मित आपदाओं के आने पर किए जाने वाले कार्यों में समन्वय स्थापित करना और उनसे लड़ने के लिए क्षमता का निर्माण करना। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। भारत के लिए लंबे समय से घरेलू क्रिकेट खेल रहे किस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? यानी भारत के लिए बहुत ही लंबे समय से क्रिकेट खेल रहे हैं दोस्तों, कौन? मनन शर्मा। तो उन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। दोस्तों मनन शर्मा एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं और उसके साथ साथ वो बाएं हाथ के एक स्पिनर भी हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अशोक शर्मा के बेटे हैं कौन दोस्तों? मनन शर्मा। तो उन्होंने 35 फर्स्ट क्लास मैचों में 27.45 की औसत से लगभग 1208 रन बनाए हैं और मनन शर्मा ने दोस्तों 26 T20 मैचों में 32 विकेट लिए हैं और उनका इकोनॉमी रेट रहा है महज 6.07। दोस्तों अब यहाँ पर क्रिकेट की बात आई है, तो भारत में क्रिकेट को कौन कंट्रोल करता है? BCCI। तो BCCI के बारे में तो जानना ही होगा। तो BCCI भारत में क्रिकेट का संचालन करता है, यानी क्रिकेट को कंट्रोल करता है। BCCI की स्थापना हुई थी 1928 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो सौरभ गांगुली हैं और सौरभ गांगुली BCCI के 39वें अध्यक्ष हैं। इसके सेक्रेटरी कौन है दोस्तों? तो जय शाह हैं। और पुरुषों की टीम के कोच कौन है? रवि शास्त्री हैं। और महिला टीम के कोच कौन है? रमेश पवार हैं। आज के जीके डोज की बात करते हैं, जिसमें हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे आपकी जीके के क्वेश्चन की रिवीजन हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा पाटिल हैं। कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो यह महानदी पर बसा हुआ है। और महानदी किस स्टेट में है दोस्तों? उड़ीसा में। बाइनरी भाषा के अक्षर कितने होते हैं? तो जो कंप्यूटर की जो बाइनरी लैंग्वेज होती है उसमें केवल 2 अक्षर होते हैं। लैन का विस्तार क्या होगा, यानी लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कुशीनगर में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? तो जो गोवा है स्टेट है वो पुर्तगाली शासन से 1961 में आज़ाद हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो यह 1764 में हुआ था दोस्तों, बक्सर का युद्ध। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो ये 1773 में लागू हुआ था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? तो दोस्तों 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया गया था और उन्हें वर्मा भेज दिया गया था। और वर्मा कहाँ है दोस्तों? म्यांमार में है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। दोस्तों इसलिए 9 जनवरी को विश्व प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। तो अब उन प्रश्नों की बात करते हैं दोस्तों, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? और वर्ष 2021 में विश्व मानवतावादी दिवस की थीम क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री वर्तमान में कौन है? और अंतिम क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इन प्रश्नों के जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, जाने से पहले आपको बता दें कि आप अनअकैडमी पर राजा गुप्ता को फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको उनकी लाइव क्लासेस मिलेंगी और उनके माध्यम से कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आपको एक रेफरल कोड यूज करना होगा और वो रेफरल कोड है राजा नंबर 1। तो इसका यूज जरूर करिएगा और कोर्स अगर आप खरीदते हैं तो आपको बहुत ही भारी डिस्काउंट मिल सकता है। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको PDF मिल जाएगी, क्विज मिल जाएंगे, इसके अलावा टेस्ट भी देने को मिल जाएंगे। तो इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर फॉलो करें इसको। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय